राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। पता ही नहीं चलता ना, टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है। पहले जन्माष्टमी आई, फिर राधाष्टमी आई, फिर गणेश जी का उत्सव हुआ, पितरों के लिए पितरों का आगमन हुआ और लो आ गए नवरात्रे। और नवरात्रों में हम सभी के घर पे एक कार्य जरूर होता है, वो होता है जौ उगाना। बड़े सारे लोग जौ उगाते हैं, जिसको खेतरी भी बोला जाता है। पहले तो मुझे कमेंट्स करके ये बता दीजिए कि आपके घर में जौ बोलते हैं या खेतरी बोलते हैं या फिर उसको किसी और के नाम से संबोधित किया जाता है, मुझे जरूर बताइए। कहते हैं जो हम जौ या खेतरी उगाते हैं वो हमें कोई ना कोई संकेत अवश्य देती है, लेकिन जौ और जो खेतरी इतनी पवित्र होती है, जिनको माँ का ही स्वरूप माना जाता है, माता रानी की कृपा मानी जाती है, माता रानी का एक स्वरूप समझ के उनकी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। उनको उगाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज मैं आपको वो कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिससे आपकी खेतरी तो अच्छी उगेंगी ही उगेंगी, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। आखिर नवरात्रों में जौ या खेतरी ही क्यों उगाई जाती है? देखिए, जब सृष्टि की रचना हुई तो पृथ्वी को हम लोगों ने माँ माना, पृथ्वी को माता के रूप में पूजा जाता है और पृथ्वी पर सबसे पहले सृष्टि की रचना के बाद जिस फसल को उगाया गया वो जौ था। तो जौ को माता रानी का ही एक स्वरूप माना जाता है और इसलिए जौ को ही उगाया जाता है। जौ इतनी पुण्य चीज है, खेतरी इतनी पवित्र चीज है, तो इसको उगाते वक्त जो जो सावधानियां हम लोगों को निभानी पड़ती हैं वो मैं बता रही हूँ। नंबर 1 बात, कभी भी खेतरी को उगाने से पहले जो उसका नीचे की जगह होती है, एक बर्तन पे आप लोग खेतरी को उगाते हैं मुझे पता है, लेकिन वो बर्तन आप यहाँ पे भी रखते हो, वहां पे थोड़े से सप्तदल डाल लीजिए या फिर चावल का भी डाल सकते हो या फिर एक स्वास्तिक बना लीजिए, लेकिन कभी भी खाली जगह पे जौ का जो बर्तन है उसको जौ का जो बर्तन है वो खाली जगह पे नहीं रखा जाता। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, जौ का जो भी बर्तन है, चाहे वो आप मिट्टी में उगा रहे हो, चाहे वो आप परात में उगा रहे हो, कोई स्टील के में उगाता है, मैं बेसिकली मिट्टी के बर्तन में ही उगाती हूँ क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जौ बहुत ज्यादा अच्छे उग जाते हैं। उसको सबसे पहले आपको धो के अच्छे तरीके से पवित्र कर लेना है और यहाँ पे जो उगा रहे हैं वहां पे आपको गंगा जल का भी थोड़ा सा छिड़काव कर लेना है। जिस बर्तन में जो उगा रहे हो उस बर्तन पे भी आपको गंगा जल का छिड़काव कर लेना है। उसके बाद आपको जिस भी बर्तन में आप जो उगा रहे हो आपको मेक श्योर ध्यान रखना है कि उस पे स्वास्तिक अवश्य बनाना है। आप स्वास्तिक भी बना सकते हो, आप श्री भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको स्वास्तिक बनाना है या श्री लिखना है, वो पूरी तरीके से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। नंबर 3 और बहुत जरूरी बात, जौ को इन लोग क्या करते हैं, जौ उगा दी, ऊपर से मिट्टी डाल दी, बात खत्म। जौ को हमेशा 3 लेयर में उगाया जाता है, अर्थात सबसे पहले तो आपको जिस मिट्टी में आप जो उगा रहे हो उसको बहुत अच्छी तरीके से छान लीजिए, उसमें किसी भी प्रकार का कीड़ा वगैरह नहीं होना चाहिए। गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं आप, काली मिट्टी भी ले सकते हैं, कोई लोग बालू में भी जो उगाते हैं और जो बालू में भी बहुत ज्यादा अच्छे उग जाते हैं। तो आप जिस भी चीज में जो उगा रहे हैं उसको आटा छानने वाली जो छलनी होती है या फिर गेहूं छानने वाली जो छलनी होती है उसमें अच्छी तरीके से छान लीजिए और छानकर उस बारीक जो मिट्टी है, बालू है, उसको अलग कर लीजिए और जौ का जो बर्तन है उस पर एक स्वास्तिक बनाइए, उस पर 1 लेयर मिट्टी की डालिए और 1 लेयर मिट्टी की डालने के बाद उस पर आपको जौ डाल देने हैं। फिर आपको दूसरी लेयर मिट्टी की डालनी है, फिर आपको जौ डालने हैं, फिर आपको तीसरी लेयर मिट्टी की डालनी है, फिर आपको जौ डालने हैं और फिर आपको मिट्टी से वो जौ ढक देने हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आपके जौ उगाए जाते हैं उसके ऊपर कोई कलश की स्थापना करता है। मैं बेसिकली वही करती हूँ, आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उसी के जो कलश स्थापना है उसके ऊपर या कीजिए या फिर उसके आसपास कीजिए। कलश को बिल्कुल जौ से अलग नहीं करना चाहिए, या तो यहाँ पे जो उगाए हैं तो इसी के बगल में आपका कलश होना चाहिए, नहीं तो जौ और कलश साथ साथ भी हो सकते हैं, कोई परेशानी बात नहीं है। जौ के ऊपर भी आप कलश की स्थापना कर सकते हो। जौ के ऊपर जो आप कलश की स्थापना कर रहे हो तो बीच में उसमें थोड़ा सा स्पेस करिए और कलश की स्थापना करने से पहले भी आपको इन बातों का अवश्य ध्यान रखना है कि कलश जो होता है वो मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का लो तो बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि मिट्टी के कलश में जब आप पानी भर दोगे तो वो जौ से जो वो है वो पानी धीरे धीरे करके मिट्टी के कलश से पानी रीचता रहेगा और जो बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उन्नति के हमारे रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं जो जितने ज्यादा विकसित होंगे उतने ज्यादा उन्नति के रास्ते आपके खुल जाएंगे। उस कलश की स्थापना के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है
कि पहले जौ होने चाहिए, जौ का बर्तन होना चाहिए, फिर कलश होना चाहिए, फिर कलश के अंदर गंगा जल और सप्त नदियों का जल भी हो सकता है, सिंपल सा जल भी हो सकता है, लेकिन गंगा जल थोड़ा थोड़ा अवश्य डालें। उसमें आपको क्या क्या डालना है, जो आपने संकल्प लिया है नवरात्रों में पूजा अर्चना वंदना का, वो चीजें डालनी है। आप उसमें चांदी का सिक्का भी डाल सकते हो, सोने की अंगूठी भी डाल सकते हो, सोने का सिक्का भी डाल सकते हो। आपको उसमें सुपारी अवश्य डालनी है, 2 लौंग का जोड़ा अवश्य डालना है, आपको उसमें गोमती चक्र अवश्य डालना है, हल्दी की गांठ अवश्य डालनी है। इसका भी उपयोग आपको दिवाली पे करना है, इन चीजों को फेंकना नहीं है। थोड़े से आपको उसमें अक्षर डाल देने हैं। मीठी के लिए एक नन्ही सी आप सुपारी का भी, नन्हा सा मिश्री का भी आप उपयोग कर सकते हो। उसके ऊपर आपको आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते लगाने हैं और उसके ऊपर आपको श्रीफल रख देना है मोली बांध के। जो कलश आपने रखा है उसमें भी आपको मोली बांधनी है, और जो श्रीफल है उसमें भी आप मोली बांध सकते हो या माता रानी की चुन्नी भी बांध सकते हो। तो कलश स्थापना करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पे तो मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी बात चल रही है जौ की। तो जो जिस कमरे में आपने जो उगाए हैं माता रानी के दरबार के सामने, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, वहां पे बिल्कुल भी चूहे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो चूहे होते हैं वो जौ खा जाते हैं, फिर मन में बेकार से ख्याल आते हैं, नकारात्मक ख्याल आते हैं। मेरे साथ भी एक बार हुआ था मेरे मायके में हर साल ही दोनों के दोनों नवरात्रों में जो उगाए जाते हैं, चाहे वो चैत के नवरात्र हो चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, दोनों नवरात्रों में जो उगाए जाते हैं। और देखा जाता है कि आने वाला 6 महीने हम लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं, वाला 6 महीना हम लोगों को क्या फल देने वाला है, कैसा फल देने वाला है, तो उसमें चूहे ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब जो उग जाए, बड़े हो जाए, तो वो चारों तरफ ऐसे फैलने लगते हैं, आपको उनको किसी मोली से या फिर कलावे से आप उसको, मतलब कलावा मोली से अच्छी तरीके से बांध दीजिए, ताकि वो चारों तरफ फैले ना। जितनी ऊंचाई में जाएंगे उतनी ज्यादा आपकी तरक्की के रास्ते खुद के चले जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जौ को नित्य प्रतिदिन लोग वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, जौ को कभी भी दिखाना नहीं चाहिए। मैं भी जौ को दिखाती हूँ, लेकिन मैं नवरात्रि के एंड में, आखिरी वाली नवरात्रि में मैं अपनी खेतरी दिखाती हूँ कि मेरी खेतरी कितनी बड़ी हो गई देखो। लेकिन एवरी डे आपको खेतरी नहीं दिखानी है। लेकिन जब भी आप पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि खेतरी को भी आपको पूजा जरूर, जल जरूर देना है, हल्का सा जल एवरी डे देना है, आपको आरती जरूर देनी है, आपको उनको रोली कुमकुम चंदन रोज लगाना है, क्योंकि वो भी एक माता रानी का स्वरूप मानी जाती है। जिस कमरे में आपकी माता रानी की पूजा चौकी इत्यादि लगी है, उस कमरे में अगर पीरियड्स आपके घर में किसी को हो रहे हैं या फिर आपको हो रहे हैं, तो आपको जाना भी नहीं चाहिए। अपनी खेतरी आपको हर किसी से बचा के रखनी चाहिए, कभी भी उसके दर्शन किसी को नहीं कराने चाहिए। हाँ, 9 दिन के बाद आपको उस खेतरी के दर्शन कराने चाहिए, लेकिन 9 दिन से पहले किसी भी प्रकार से आपको उस खेतरी के दर्शन किसी को भी नहीं कराने चाहिए। साथ ही के साथ जब आपके नवरात्रि खत्म हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, खेतरी को निकालते हैं, और खेतरी को निकालने के बाद घर से, मतलब यमुना जी में बहा जाते हैं, गंगा जी में बहा देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। खेतरी को निकालने के बाद अगर कहते हैं कि एक भी दाना घर से बाहर गया, तो ऐसे बोलते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं बरसती है। वो उसका क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बात बताऊंगी, क्या नहीं करना वो मैं आपको बात बताऊंगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत ज्यादा लंबी। जिनके घर पे भी ये जौ या खेतरी बोई जाती है, वहां पे बिल्कुल भी, वैसे भी नवरात्रि में लहसुन प्याज का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन जिनके घर पे भी ये खेतरी जौ बोई जाती है, किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान इत्यादि, पान तो माता की उसमें भी चढ़ता है, बीड़ी इत्यादि का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, घर पे आना भी नहीं चाहिए। पति पत्नी को संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पृथ्वी शयन करना चाहिए। आप लोगों को उस बात का ध्यान रखना है। दोनों समय आरती होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सुबह भी आरती होना जरूरी है, शाम के वक्त भी आरती होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। जिसके घर पे भी खेतरी बोई जाती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कलेश नहीं होना चाहिए। सुबह शाम माता रानी के गाने चले तो उससे अच्छी तो बात क्या होती है। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी, और पार्ट 2 में बताऊंगी आपको कि कलश स्थापना के वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नवरात्रों से संबंधित मैं कम से कम 6-7 वीडियो बनाऊंगी, और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आपके और भी कोई सी भी क्वेश्चन आपके पास रह जाते हैं क्वेश्चन, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पे मेरे पे संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर सकते हैं, और उस मैसेज का मैं जरूर और जरूर रिप्लाई देती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता।